दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप हमारे घर की मालकिन नहीं हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जैसे जैसे बढ़ई की आरी चल रही थी, चेतना का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसने बड़े साव से कुशन लगे सिरहाने वाला पलंग पसंद किया था, पर ससुराल में आते ही उस पलंग की बखिया उधेड़ दी गई। ननद श्वेता ने पलंग देखते ही मुंह बिस्का दिया। मम्मी कैसी पसंद है चेतना भाभी कि ये 4 दिन की चांदनी आज तो बड़ी जस रही है, पर पहला बच्चा होते ही सब सड़ ही जाना है। लोगों के बच्चे सुसु करते हैं, इन कुशन पर बैठकर सारे लोग ठहाके लगाने लगे और चेतना शर्म से गड़ गई। मगर बात वही खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन बढ़ई बुलवाकर उसकी राय जाने बिना ही अर्चना जी ने छोटी बहू के पलंग पर आरी चलवा दी। रसोई में खड़ी चेतना अपनी भावनाएं दबाए आंसू पोंछ ही रही थी कि बड़ी भाभी अंजलि ने अपना सांत्वना भरा हाथ चेतना के कंधे पर रख दिया। वो तो आज तक यही सब सहती ही आ रही थी, अब चेतना के साथ भी इतिहास दोहराया जाने लगा। रतन विजय और अर्चना विजय की लाडली श्वेता सागर और साकेत की भी अति प्रिय थी। सबसे छोटी भले ही थी, पर घर में चलती सिर्फ उसी की थी। जब अंजलि सागर में ब्याह कर घर में आई तो श्वेता के तेवर और अंदाज देखकर दंग रह गई थी। 12वीं में पढ़ रही श्वेता हर मसले पर बेबाकी से बोला करती थी। अंजलि क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी या कब सोएगी, सारे निर्णय श्वेता के ही होते। अर्चना जी तो बस श्वेता की पुतली बनी घूमती रहती। शादी के 1.5 महीने बाद ही जब अंजलि को दिन सड़ गए थे तो श्वेता ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। हद कर दी भाभी आपने। कम से कम 8 महीने तो इंतजाम से रह लेती। अनपढ़ों की तरह आते ही बच्चा करने की पड़ गई। अंजलि तो जैसे सफेद पड़ गई। 17-18 साल की रही होगी तब श्वेता। सास का ब्याही ननद होती तो भी ठीक था। श्वेता बड़बड़ाती रही और अर्चना जी हंसती रही। रात को जब उसने सागर को सारा वाकया बताया तो उसने हंसी में बात उड़ा दी। अरे ना समझ है अभी वो, उसकी नादानियां दिल पर मत लिया करो। अंजलि भी मन महसूस कर रह गई। श्वेता ऐसे ही ताने मारती रही और 9 महीने बाद नन्हा असुमन उसकी गोद में आ गया। खूब बड़ा फंक्शन किया। रतन विजय जी ने पोते के नामकरण का तोहफे भी काफी आए थे। श्वेता ने सारा सामान ड्राइंग रूम में रखवा लिया और खोल खोल कर देखने लगी। सब कुछ देख लेने के बाद उसने कुछ कपड़े, खिलौने और अन्य तोहफे अंजलि की तरफ बढ़ा दिए और बाकी सामान नौकर से पैक कराकर स्टोर में भिजवाने लगी। साकेत ने उसके सिर पर शपथ लगाई और बोला, ये बाकी का सामान क्या तू इस्तेमाल करेगी? श्वेता दादीपने से बोली, अरे नहीं, जब मेरे बच्चे होंगे तो ये सामान उसके काम आएगा। अंजलि तो श्वेता को देखती ही रह गई।
अभी कॉलेज जाना शुरू किया ही था कि बच्चे का सामान भी जोड़ लिया, पर वो मुंह से कुछ नहीं बोली। श्वेता ऐसे ही हरकतें करती रहती और अंजलि सोचती कि शादी करके अपने घर चली जाएगी तो शांति मिल जाएगी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। श्वेता की शादी शहर के ही रोहन से हुई तो अंजलि ने भी अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक दिए। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। अंजलि की बेटी सौम्या और श्वेता के जुड़वा बच्चे भी हो गए। श्वेता डिलीवरी के बाद अस्पताल से सीधे अर्चना जी के पास ही आई, क्योंकि सास से तो वो 4 दिन भी नहीं छिपा सकी थी। 7 महीने की सौम्या और 5 साल के असुमन के साथ कैसे अंजलि ने श्वेता के बच्चों का भी काम किया वो भी नहीं जानती। शायद भगवान ने ही उसमें कोई शक्ति भर दी थी, पर उसकी कद्र किसी ने नहीं की। आज भी घर में श्वेता का ही राज चलता था। वो जब साए अंजलि को जलील कर देती थी, हर किसी के आगे गाती फिरती कि मेरे बच्चे को मम्मी ने ही पाल दिए और किसी की तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी। अभी साकेत की शादी में भी वो सिर्फ काम संभालती रह गई और सारा लेन देन वगैरह अर्चना जी ने श्वेता के ही जिम्मे रखा। अंजलि चेतना का दर्द बहुत अच्छे से समझ पा रही थी, पर उसने आज तक अपने लिए मुंह नहीं खोला था। चेतना को तो वो क्या ही सहारा देती। शादी को 2 साल होने आ गए और चेतना की ओर से कोई खुश खबरी नहीं आई, तो आदतन श्वेता ने ताने मारने शुरू कर दिए। अरे अब क्या हनीमून ही मनाती रहोगी भाभी? भैया की उम्र का तो लिहाज करो। चेतना खून का घूंट पीकर रह गई। अंजलि ने चेतना को तसल्ली दी और श्वेता के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करने लगी। ईश्वर के आशीर्वाद से 2 महीने बाद ही चेतना के पैर भारी हो गए। साकेत ने खुशी से झूमते हुए श्वेता को खबर दी तो श्वेता ने साकेत को भी नहीं बख्शा। बधाई हो भैया, बालों में डाई लगाने के दिनों में ही सही बाप तो बन ही गए। साकेत को श्वेता का व्यवहार बहुत अखर गया। दरअसल साकेत की लव मैरिज थी। विजातीय चेतना से शादी के लिए दोनों के घर वालों को मनाते उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा ही निकल गई थी। साकेत ने खिसिया कर फोन रख दिया और चेतना के मन पसंद गोलगप्पे लेने चला गया। होली तक तो सब बढ़िया रहा, पर होली निकलते ही भारत में भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा और सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। 1 महीना तो हंसते खेलते गुजर गया, पर लगातार अनियमित दिनचर्या और गलत खानपान से रतन विजय बीमार पड़ गई। 2-4 दिन तो अपने शहर में ही इलाज हुआ, लेकिन एक रात पैरालाइसिस के अटैक ने रतन विजय को कोमा में पहुंचा दिया। सागर और साकेत ने बड़ी मुश्किल से दिल्ली जाने का इंतजाम किया। लॉकडाउन के चलते वहां भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लंबे इलाज के बाद रतन विजय जी ठीक होने लगे। उन्हें घर वापस लाया गया और वही उनकी फिजियोथेरेपी और अन्य इलाज शुरू हो गई। धीरे
धीरे जीवन सामान्य हुआ तो लेकिन घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी डावाडोल हो गई। व्यापार तो अनलॉक के बाद भी मंदा ही था और पापा का इलाज बहुत महंगा पड़ रहा था। अंजलि और चेतना ने अर्चना जी को बिना बताए अपने कुछ गहने भी सागर साकेत को सौंप दिए थे। कुल मिलाकर सारों कंधे से कंधा मिलाकर गृहस्थी को साधे हुए थे। 2 महीने में चेतना की डिलीवरी भी होने को थी। अचानक घर का फ्रिज खराब हो गया तो ये आइस किस्म खर्चा सभी को अखर गया। मैकेनिक को बुलवाया तो वो भी जवाब दे गया कि अब आपको फ्रिज बदलना ही पड़ेगा। काफी मशक्कत से घर का खर्च चल रहा था। नया फ्रिज खरीदना एकदम से संभव नहीं हो पा रहा था। सागर की बड़ी बुआ अपने भाई को देखने आई तो उनके सामने जिक्र चल पड़ा। उन्होंने नया फ्रिज अभी खरीदा था और अपना पुराना निकालना चाह रही थी। सागर साकेत ने थोड़ा हिचकते हुए बुआ से वो फ्रिज खरीदने की इच्छा व्यक्त की तो वो सहर्ष तैयार हो गई। उन्होंने उसके रुपए भी बड़ी नानुकुर के बाद लिए। बुआ ने ट्रांसपोर्ट से फ्रिज भेज दिया और काम वापस पटरी पर आ गया। साप्ताहिक अवकाश के दिन जब श्वेता अपने पति और बच्चों के साथ पापा को देखने पहुंची तो फ्रिज देखते ही उसकी फरकुटियां तन गई। वो दन दनाती हुई सागर के पास जा पहुंची और हाथ फैलाकर बोली, भाई 1,20,000 रुपए चाहिए अभी के अभी। सागर को पसीने पसीने हो गया। आज तक बहन को किसी चीज के लिए मना नहीं किया था। इतनी बड़ी रकम आज के समय में तो मुश्किल ही निकल पाएगी। चेतना की डिलीवरी में भी काफी खर्चा आएगा। सो दोनों भाई डिलीवरी का पैसा अलग बचा कर चल रहे हैं। अपनी लाचारी छुपाता हुआ सागर बोला, गुड़िया इतने पैसे तुझे क्यों चाहिए? मेरे पास अभी इतना इंतजाम नहीं हो सकेगा। अगर 10-20 हजार से काम चल जाए तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बस ये कबाड़ा घर से हटाकर यहाँ मल्टी डोर फ्रिज लाकर रखना है। मैं पहले ही मॉडल पसंद कर चुकी हूँ, बस पेमेंट करके उठवाना है। श्वेता आंखें मटकाती हुई बोली। सागर ने चैन की सांस ली और बेफिक्र होकर बोला, अरे गुड़िया अभी तो ये वाला लगा ही लिया है। 1 आध साल में देखेंगे नए फ्रिज का। तू परेशान मत हो। श्वेता की तो आवाज तेज ही होती जा रही थी। क्यों 1 आध साल में? क्यों? इस कबाड़े को आज ही बाहर फेंको। मम्मी आपने ऐसा होने कैसे दिया? आपको अच्छे से पता है कि मेरा वो वाला फ्रिज लेने का कितना मन था। अब साकेत से रहा नहीं गया। अगर तेरा इतना मन है तो अपने घर के लिए खरीद ले। हमारा अभी इतना महंगा लेने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये घर भी तो मेरा ही है। तुम तो रहने ही दो साकेत भैया भाभी के समझे। श्वेता ने साकेत को झिड़की दी। सागर का सब्र भी जवाब देने लगा, गुड़िया ये तू कैसे बोल रही है साकेत?
भी तेरा बड़ा भाई है। जब मैं तुझे बराबर इशारा दे रहा हूँ कि अभी हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, पापा की बीमारी, लॉकडाउन का व्यापार पर असर और फिर चेतना की डिलीवरी भी सिर पर है, तो कोई छोटी बच्ची तो नहीं जो हमारी परिस्थिति समझ नहीं पा रही है। ये परिस्थिति का नाटक मेरे आगे मत खेलना भैया। कल ही तुम दोनों जवाहर ज्वेलर्स पर अपनी बीवियों की शॉपिंग कर रहे थे, मैंने खुद देखा था। मेरे पापा मम्मी को उल्लू बनाकर कैसे अपनी तिजोरियां भर रहे हो ना, दोनों में सब जानती हूँ। श्वेता तो सरासर बदतमीजी पर उतर आई। अंजलि से पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वो श्वेता को समझाने के लिहाज से बोली, श्वेता तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। श्वेता ने अंजलि का हाथ कसकर पकड़ लिया और आंखें तरेरती हुई बोली, तुम इस घर के मामलों से दूर ही रहो तो अच्छा है, समझी। ये भोले भाले होने का नाटक अपने पति को दिखाना, मेरे सामने तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। एक पल को ड्राइंग रूम में सन्नाटा सा गया। श्वेता अपना गाल पकड़े खड़ी रह गई और अर्चना जी अपना सिर सागर दहाड़ता हुआ बोला, ये थप्पड़ इस बात का एहसास दिलाने के लिए है कि अंजलि और चेतना इस घर की बहुएं हैं और इस घर के हर मसले पर बोलने का हक तुमसे ज्यादा रखती हैं। ये तुम्हारी भाभीियों की गृहस्थी है जिसमें तुम्हारी भागीदारी अति को पार कर चुकी है। रोहन जी, आज जो कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहूंगा, पर उम्मीद है कि अगली बार जब ये इस घर में आएगी तो घर की बेटी की तरह आएगी, मालकिन की तरह नहीं। अगर तुमने वक्त रहते अपनी सीमा समझी होती तो आज इस तरह जलील नहीं होना पड़ता। रोहन श्वेता और बच्चों को लेकर चले गए और घर के सभी सदस्य अपने कामों में व्यस्त हो गए। बस अर्चना जी ही अपनी गलती पर पछताती रह गई। अगर उन्होंने समय रहते श्वेता को सही सीख दी होती तो आज उसकी इतनी बेइज्जती नहीं हुई होती। उनकी सह में ही श्वेता बेलगाम होकर भाभीियों की गृहस्थी में हस्तक्षेप करती रही और अंत में मुंह की खाकर लौट गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।